नमस्कार, मैं अनु शर्मा। आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज से हम अपने उपन्यासों की नई श्रृंखला आरंभ करने वाले हैं और हमारा पहला उपन्यास है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, देवरानी जेठानी की कहानी। किसके द्वारा लिखी है? पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। ये उपन्यास उन्हीं के द्वारा लिखित है और आरंभिक उपन्यासों की श्रेणी में इसे रखा जाता है। इस उपन्यास को पढ़ने के पहले हम कुछ अन्य चीज़ें जान लेते हैं कि आखिर हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है, किस पत्रिका में किया है, किस रचना में किया है। ये सारी चीज़ें हम पहले जान लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया है। उपन्यास शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ, ध्यान रखते चलेंगे। हरिश्चंद्र, ठीक है। नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक, कब किया है? जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग अगर इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो हम बारीक से बारीक चीज़ें पढ़ते हैं। 1875 में। ठीक, पत्रिका कौन सी है? पत्रिका की बात करूं तो पत्रिका है हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, ये जो पत्रिकाएं हैं उसका संपादन कार्य कौन करते थे? उसका संपादन करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और यहाँ ये किस रचना में किया गया है तो यह भी ध्यान रख लेंगे कि मालती नाम की एक अपूर्ण रचना है, अपूर्ण उपन्यास है। कैसी रचना है यह? अपूर्ण है। किसके द्वारा लिखित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित है। ठीक है, और ये है क्या? ये ध्यान रख लेंगे कि ये उपन्यास है। ठीक, तो नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब किया? 1875 में। किस पत्रिका में किया? हरिश्चंद्र चंद्रिका में। और कहाँ किया? तो उन्होंने अपनी जो अपूर्ण रचना है उनकी, मालती, जो कि उपन्यास है, उसमें किया। ठीक है, अब हिंदी के उपन्यास और उपन्यासकार, ये सारी चीज़ों में मतभेद भी है, तो ये भी हम जान लेते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। ठीक है, उसके उपन्यासकार कौन है और उसके प्रस्तोता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रस्तोता जान लेते हैं। प्रस्तोता मतलब कि मानने वाले, कौन उसे माना है। ठीक है, प्रस्तोता जानेंगे हम यहाँ पर, और उपन्यासकार जानेंगे। उपन्यासकार, और यहाँ पर उपन्यास लिख लेते हैं। ठीक है, और ये प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रख लेंगे कि किस वर्ष में प्रकाशित है। ठीक है, तो सबसे पहला उपन्यास है जिसे आज हम पढ़ने ही वाले हैं, देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, और इसका प्रकाशन वर्ष आपके सिलेबस में लगा हुआ है, तो ध्यान रख लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1870। ठीक है, उपन्यासकार कौन है? जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, पंडित गौरीदत्त। ठीक है, पंडित गौरीदत्त इनके उपन्यासकार हैं। अब इसके प्रस्तोता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं। पूछ लिया जाता है कि देवरानी जेठानी की कहानी को किसने पहला उपन्यास स्वीकार किया है, तो किसने स्वीकार किया है? गोपाल राय स्वीकार करते हैं गौरीदत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870। ठीक है, इसके अलावा एक और उपन्यास का जिक्र बहुत आता है, वो किस नाम से है? वो है भाग्यवती नाम से। ठीक है, भाग्यवती।
उपन्यासकार कौन है इसके? इसके उपन्यासकार हैं श्रद्धाराम फिल्लौरे। श्रद्धाराम फिल्लौरे, ठीक है। और अब इसके प्रस्तोता कौन है, अर्थात इसे कौन स्वीकार करते हैं पहली कहानी? तो इसे स्वीकार किया है डॉक्टर विजय शंकर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। विजय शंकर मल्ल, ठीक है। ये मुझे पता है कि आप लोग को याद होगा, लेकिन कन्फ्यूजन होता है अगर हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ एक अलग अलग तरीके के प्रेशर्स होते हैं, है ना, तो भूलने की संभावना है। तो यहाँ से एक निमोनिक्स या फिर कहूँ ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए कि भाग्यवती जो उपन्यास है, भाग्य, अगर आपको श्रद्धा होगी तभी आपका भाग्य खुलेगा और आपकी विजय निश्चित हो पाएगी, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से मैंने समेटने की कोशिश की है कि जो श्रद्धा आपको होगा, श्रद्धाराम फिल्लौरे, तो क्या होगा, भाग्योदय होगा, भाग्यवती, और आपकी विजय निश्चित होगी। तो उस हिसाब से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख लीजिए कि श्रद्धाराम फिल्लौरी, उन्होंने उनका उपन्यास भाग्यवती और उसके प्रस्तोता हैं विजय शंकर मल्ल, ठीक है। अब सबसे प्रमुख आता है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1882, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? ये भी सिलेबस में लगा हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ाया भी जाएगा बहुत बारीक तरीके से। श्रीनिवास दास। और इसको माना किसने है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल इसे पहला उपन्यास मानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। गोपाल राय गौरी दत्त की रचना देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870। विजय शंकर मल्ल श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना भाग्यवती को मानते हैं, जो कि 1877 में लिखा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु को मानते हैं, जो कि 1882 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहीं। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि किस प्रकार की रचना है परीक्षा गुरु, तो अंग्रेजी ढंग की रचना मानी जाती है ये, ठीक है। तो आज हम अपना जो केंद्र बिंदु है हम उस पर आएंगे, परीक्षा गुरु को पढ़ेंगे। गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। 1870 ईस्वी में मेरठ के लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ। ये ध्यान रख लीजिएगा, जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है, बारीक से बारीक चीज़ें पूछ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ें ध्यान में रखें, ठीक है। कहाँ से प्रकाशित है? तो लियो प्रेस से प्रकाशित है। प्रकाशन वर्ष तो आप लोग को ध्यान रखना ही है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1870। कहाँ से प्रकाशित है? लियो प्रेस, मेरठ के, ठीक है। मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित है, ठीक है। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। लघु उपन्यास है, 35 पृष्ठों में है, तो किस प्रकार का उपन्यास है? लघु उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया कि 3 उपन्यासों का नाम आता है, देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती और परीक्षा गुरु, तो इस उपन्यास को किसने माना है? गोपाल राय मानते हैं। जिसके लेखक पंडित गौरदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। क्या उद्देश्य है उनका, गौरीदत्त का लिखने का ये उपन्यास? यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। अगर यहीं से प्रश्न बन जाता है कि कौन सा उपन्यास स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है और कैसी स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी स्त्री और अनपढ़ स्त्री की गुण दोष को रेखांकित करने वाला उपन्यास कौन है? तो वो है गौरी दत्त की लिखित देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं।
ये आप लोग भी जानते होंगे कि महिलाओं को शिक्षित करना क्यों जरूरी है ना। पढ़ी लिखी महिलाओं की क्या ज़रूरत है, ये उपन्यास यही बता रहा है। ठीक है, और ये कब लिखा गया? 1870 में ही लिखा गया है। तभी से लेखक जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाना लिखाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, परिस्थितियाँ भी ध्यान रखते चलेंगे। ये उस समय है जब सती प्रथा को समाप्त हुए कुछ ही समय हुआ है। 1829 में जो कि सती प्रथा को बंद करवाया है राजा राम मोहन राय ने। फिर विधवा पुनर्विवाह आरंभ होता है 1856 के करीब, है ना। तो उतना समय नहीं हुआ है, फिर भी ये क्या कर रहे हैं? समाज को जागरूक कर रहे हैं। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे लिखते हैं, वे क्या लिख रहे हैं? ये पंक्तियां हैं गौरीदत्त की, पंडित गौरीदत्त की। मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। अगर इतना ही कोटेशन उठा के पूछ लिया जाता है तो हम कहानी के संदर्भ में सोचने लगेंगे कि किस बारे में, किस कहानी से ये लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये किसी कहानी से नहीं लिया गया है, बल्कि उपन्यास से लिया गया है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। पहला ही उपन्यास जो कि लघु उपन्यास कहलाया है, वहीं से लिया गया है। और पंडित गौरीदत्त क्या कहते हैं? मैंने इस कहानी को एक नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ठीक, इसमें बनिया परिवार के पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। परिवार किस प्रकार का परिवार है? बनिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बनिया परिवार को आधार बनाकर कौन सा उपन्यास लिखा गया है पूछ लिया जाए तो कौन सा उपन्यास लिखा गया है? गौरीदत्त की कौन सी उपन्यास है? गौरीदत्त की लिखित उपन्यास जो है देवरानी जेठानी की कहानी, वो बनिया परिवार को लेकर लिखा गया है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है? बनिया परिवार है। अब इसमें पुरुष पात्र देख लीजिए, कौन कौन से पुरुष पात्र हैं। पात्र को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, इस परीक्षा में पूछ लेता है पात्र से भी प्रश्न। लाला सर्वसुख कौन है? ये मेरठ का अग्रवाल बनिया। अब ये बनिया भी किस प्रकार का बनिया? अग्रवाल बनिया, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पूछ लिया जाता है, छोटे छोटे प्रश्न उठा लेंगे। लाला सर्वसुख कौन है? मेरठ का अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की है। अपने पुरुषार्थ से किसने घर हवेली वगैरह खड़ा किया है? तो लाला सर्वसुख ने। दौलत राम, लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। ये दौलत राम कौन है? लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा है। क्या नाम है? दौलत राम। ठीक है, मुलिया और कन्हैया, अब ये कौन है? दौलत राम की पुत्री और पुत्र हैं। ठीक है, किस नाम से? मुलिया और कन्हैया, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या नाम है? मुलिया और कन्हैया। दौलत राम की पुत्री और पुत्र हैं। कन्हैया कौन? पुत्र, और मुलिया कौन? पुत्री। छोटे लाल, लाला सर्वसुख का छोटा बेटा रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। अब ये छोटे लाल कौन है? जो सर्वसुख है, जिसने अपनी पुरुषार्थ से पूरी हवेली खड़ी की है, उसका छोटे बेटे का क्या नाम है? छोटे लाल। अब बड़े बेटे का क्या नाम है? दौलत राम। ठीक है, दौलत राम के दो बच्चे कौन है? मुलिया और कन्हैया। ठीक, छोटे लाल क्या करता है? रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। ठीक है, नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। नन्हे और मोहन, बड़ा बेटा का क्या नाम है? नन्ही, और छोटा का क्या नाम है? मोहन। ठीक है, और बड़ा बेटा का क्या है? एक पुत्र और एक पुत्री, मुलिया पुत्री, कन्हैया पुत्र, और यहाँ इसके बेटे का क्या नाम है? नन्हे और मोहन, इसके दोनों पुत्र हैं। ठीक है, अब स्त्री पात्र आती है। स्त्री पात्र कौन कौन है इसमें? ज्ञानो कौन है? जेठानी है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, देवरानी और जेठानी,
जेठानी जो बड़ी है उसका क्या नाम है? ज्ञानो। दौलत राम की पत्नी है, बड़ी है तो बड़ी बहू है, और बड़ा कौन बेटा है? दौलत राम बड़ा है तो उसकी पत्नी है ज्ञानो। दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी बड़ी बहू है, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि कौन किसे इस यहाँ अनपढ़ बताया गया है, तो ज्ञानो है उसे अनपढ़ बताया गया है, ठीक है। दूसरी है आनंदी, ये है देवरानी, और देवरानी और जेठानी में जेठानी जो है अनपढ़ है और आनंदी जो है वो पढ़ी लिखी है, ठीक है। आनंदी कौन? छोटेलाल की पत्नी, व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री। आनंदी देवरानी सुरक्षित और गुणी है। आनंदी कौन है? देवरानी है जो कि सुशिक्षित है और गुणवान भी है। कौन? आनंदी। इसके अलावा एक पात्र का जिक्र आता है पार्वती। पार्वती कौन है? सर्वसुख की बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में हुई है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें पूछने लग जा रहा है आजकल यूजीसी नेट में। तो सर्वसुख की जो बड़ी बेटी है उसका विवाह कहाँ हुआ है? तो उसका विवाह दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और दिल्ली शहर का जिक्र है इसमें, ये भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब गौण पात्र कुछ कुछ आते हैं, वो कौन कौन से पात्र हैं? शिवदयाल बंशीधर कबाड़ी, शिवदयाल बंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगा प्रसाद, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिसरानी, मुंशी टिक्कट नारायण, हर सहाय, काबली, लालादीन दयाल, किरपी, ये कौन है? किरपी जो है ये बाल विधवा है, ठीक है। लाला बुलाकी दास, मदरसे का नौकर है कौन? लाला बुलाकी दास, ठीक है। और झल्लामल, ये हम पूरी उपन्यास को हम पढ़ेंगे तब वहाँ से हम सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे आगे। ये से गौण पात्र। अब कथा का क्या सार है, संक्षिप्त में थोड़ा कथा जान लीजिए, उसके बाद हम पूरी उपन्यास को पढ़ने ही वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो और छोटे लाल की पत्नी आनंदी है, ठीक। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी स्त्री है, अर्थात अनपढ़ है, वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी उसे उसकी खटपट लगी रहती है। किसकी खटपट लगी रहती है? सास ससुर देवरानी अर्थात आनंदी जो कि छोटी बहू है, जो कि छोटे लाल की पत्नी है, सुशिक्षित है और व्यवहार कुशल है, किंतु ज्ञानों का उससे नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार कुशल नहीं है, अनपढ़ है, ठीक है, और सबको साथ लेकर चलना नहीं जानती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उनकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी कर लेंगे। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वासों आदि पर करारी चोट करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये स्लाइड कि क्या क्या चीज़ पर, केवल स्त्रियों पर तो केंद्रित है ही, इसके अलावा क्या क्या समस्याएं उसमें आ रही हैं, क्या क्या है? सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों और धार्मिक अंधविश्वासों पर क्या करता है? करारी चोट करता है ये उपन्यास। इसके अलावा क्या करता है? आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्ची, झाड़ फूक आदि पर भी इसमें चर्चा हुई है, जो कि आज का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है कि विवाह में फिजूल खर्ची। आप लोग देखते ही होंगे कितने आजकल लोग जो इंडिया का विवाह में कितना सेकंड की थर्ड पोजीशन है जिसमें लोग सबसे अधिक पैसा फूकते हैं, जो कि फिजूल खर्ची ही है एक तरह से, ठीक है। इसके साथ ही झाड़ फूक, इस पर भी चर्चा हुई है। आभूषण प्रियता, इस पर तो प्रेमचंद ने पूरा का पूरा गबन लिख डाला है ना, स्त्रियों के आभूषण प्रियता के ऊपर। ये सारी समस्या पंडित गौरीदत्त 1870 में ही देख रहे हैं वो, और अपने लेख के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, लघु उपन्यास के माध्यम से सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना डायनामिक
कह सकती हूँ प्रगतिशील सोच के रहे हैं पंडित गौरीदत्त। अलगौजे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित है। अलगौजे मतलब अलगाव, अलग हो जाती है जो जेठानी, उसकी भी समस्या चित्रित है। हम आगे सब चीज़ें पढ़ेंगे। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या होती है इस उपन्यास में, उस पर भी हल्की सी रोशनी डाली गई है। ये भी बहुत ध्यान रख लीजिएगा कि परिवार में वृद्ध की स्थिति पर कौन सा उपन्यास प्रकाश डाल रहा है, हल्का सा प्रकाश डाल रहा है। ठीक है, पढ़ेंगे तो किस प्रकार हल्का सा कहा गया है, किस प्रकार मैं कह रही हूँ कि हल्का सा डाला गया है, वो हम जानेंगे उसी वक्त। अभी प्रमुख बिंदुओं से मैं अवगत करवा रही हूँ आप लोगों को। इसके अलावा क्या है, हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटख रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। लोक जीवन है इसमें, देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बहुत आसपास के लोगों से ये उपन्यास जोड़ता मिलेगा। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, ध्यान रख लीजिएगा कि बड़े बेटे के हिस्से में क्या आता है, दुकान। बड़ा बेटा कौन है, दौलत राम। जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। बंटवारा हो जाता है, जो बड़ा है बड़ा के हिस्से में क्या आता है, दुकान, और जो छोटा था उसके हिस्से में क्या आता है, मकान। ठीक है, बड़े बेटे का क्या नाम है, दौलत राम, छोटे बेटे का क्या नाम है, छोटे लाल। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से अब देख लीजिए किस प्रकार, जब दोनों को आधा आधा मिल जाता है फिर भी वो क्या करता है, मकान से फिर भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़की के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। अब किस प्रकार की मानसिकता है देखिए, मकान से जा रही है तो क्या ले जा रही है, खिड़की के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है उठा के। ठीक है, किस प्रकार ले जाते हैं हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे। क्या इसमें विशेष है, यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों को आप लोग पढ़ें, जो कि राग दरबारी लगा भी हुआ है, तो आप लोग देखेंगे वो समस्या तो उठाते हैं किंतु उसका समाधान नहीं प्रस्तुत करते हैं, है ना। राग दरबारी जब मैं पढ़ाऊंगी तो किस प्रकार मैं कह रही हूँ, समस्या तो रहती है लेकिन उसका समाधान क्या हो ये नहीं रहता है उनके उपन्यासों में। किंतु ये क्या करते हैं, समस्या के समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह क्या करते हैं, झाड़ फूक की जगह डॉक्टर से दिखाना है। लोगों को आजकल कभी कभी मैं न्यूज़ में देखती हूँ कि सांप काट लिया है तो झाड़ फूक करवाते हैं। अरे झाड़ फूक से थोड़ी वो बचेगा, आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा ना, डॉक्टर को दिखाना है। वृद्ध की समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना, सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है, ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन कह रहा है, आनंदी के जो पिता हैं वो कह रहे हैं, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है, पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है इस उपन्यास के माध्यम से। लोक मुहावरे का यथास्थान उचित प्रयोग भी हुआ है गौरीदत्त के द्वारा। प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। किस प्रकार की भारत की स्थिति रही है कि चेचक का टीका नहीं लगवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि शीतला माँ नाराज हो जाएंगी। तो ये क्या है, एक तरह से अंधविश्वास ही है ना। अगर टीका नहीं लगवाएंगे तब तो ये और फैलेगा, है ना। पहले तो मृत्यु भी हो जाती थी चेचक, प्लेग वगैरह से, किंतु धीरे धीरे भारत ने उस पर विजय प्राप्त कर लिया है। सुखदेई कौन, सर्वसुख की छोटी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी है। ठीक है, मेरठ के सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। अब हम चलते हैं, अब हम अपने पूरे उपन्यास की ओर। ठीक है, 35 पृष्ठों का उपन्यास है, ध्यान रख लीजिएगा कि कितने पृष्ठों का उपन्यास है, तो 35 पृष्ठों का उपन्यास है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है,
ध्यान रख लीजिएगा। जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से स्पष्ट हो। एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग। चलिए पढ़ते हैं अब आगे। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चित है कि दोनों में कौन, स्त्री पुरुष, इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं पंडित गौरीदत्त। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा क्या कह रहे हैं। थोड़ा मैं छोटा कर लेती हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ने लिखने के लिए तो बहुत सी पुस्तकें हैं और अपने अपने ढंग से अच्छी हैं, किंतु इसको क्या किया है मैंने, इसको मैंने नए ढंग से लिखा है। ठीक है, और मुझे विश्वास है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही इससे लाभ उठाएंगे। ठीक, जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुष की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुष की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तकों में स्त्रियों की ही बोलचाल वाली और वही शब्द जहाँ जैसे आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनिया के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के बोलते चालते हैं। कौन? बनिए। ठीक है, संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे ना कि कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। क्यों? कौन से शब्द? संस्कृत के। ठीक है, क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया है कि इस देश में बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं। ये एक तरह से बनिया समाज की जो क्या है इतिहास है, एक तरह से पूरा का पूरा, कि बनिया समाज जो है जन्म मरण और विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी लिखी और बेपढ़ स्त्रियों में क्या क्या अंतर होता है, बच्चों के पालन और पोषण किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार होने चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस कामों में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है, बेपढ़ स्त्री जब एक काम करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई स्त्री उसी काम को करती है तो क्या क्या लाभ होते हैं। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई हैं मैंने खोज कर सब लिख दी है, और इस पुस्तक में ठीक वही लिखा है जैसा आजकल बनियों के घर में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने क्या क्या चीज़ें समेटा है, बनिए के जन्म मरण विवाह आदि को समेटा है, इसके साथ ही पढ़ी लिखी और बेपढ़ स्त्रियों में क्या अंतर होता है ये समेटा है, बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, और स्त्रियाँ किस किस समय कहाँ कहाँ अपना समय व्यतीत करती हैं और कहाँ उसको व्यतीत करना चाहिए ये इस पर भी बात करते हैं। ठीक है, और बेपढ़ स्त्री किसी कार्य को करती है तो उससे क्या क्या हानि होता है, हम देखेंगे किस प्रकार ज्ञानों बहुत से कार्य को सही ढंग से नहीं करती है, हम सारी चीज़ें अभी पढ़ेंगे। तो बेपढ़ स्त्री जब किसी काम को करती है तो उसके क्या क्या हानि होते हैं। ठीक है, और जब उसी काम को कोई पढ़ा लिखा करता है तो उसके क्या क्या लाभ होते हैं, अर्थात
पढ़ी लिखी कोई कर रही है तो उसके क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। स्त्रियों की यह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई हैं उसे इन्होंने खोज खोज कर इस पुस्तक में लिखा है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम केशन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, बहादुर को ऐसी पसंद आई मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसको छपने की आज्ञा दे दी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है तो हम सारी चीज़ों पर ध्यान रखते चलेंगे, है ना। तो किसको पसंद आई? तो श्रीयुत एम केशन साहिब, इनको पसंद आई है। मैं लिख देती हूँ किसे पसंद आती है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि इस पर बात किया गया था हमारे चैनल पर, है ना। तो देख लेते हैं किसको पसंद आती है। श्रीयुत एम केशन साहिब को इतनी पसंद आती है ये पुस्तक। और कौन है ये? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये नहीं भी याद रखिएगा तो ये तो नाम ध्यान ही रख लीजिए। उनको इतनी पसंद आती है, इतनी मन को लुभाती है, इतनी चित्त को भाती है कि वो इसको शुद्ध करके क्या करते हैं, छपने की आज्ञा दे देते हैं। और 200 पुस्तक मोल ले ली। कितनी पुस्तकें मोल ली थी इन्होंने? ध्यान रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 200 पुस्तकें ये क्या करते हैं, 200 पुस्तकें इन्होंने मोल ली हैं, ठीक है। मोल ली है किसने? श्रीयुत केमसन साहिब ने, ठीक है। और श्री ममहारधिराज पश्चिमी देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नवंबर 2672 में लिखी हुई 24 जून 1970 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को कितने रुपए का इनाम? 100 रुपये का इनाम मिले। बहुत ध्यान रख लीजिएगा कि इस उपन्यास पर पंडित गौरी दत्त को कितने रुपए का इनाम मिला है? तो 100 रुपये का इनाम मिला है, ठीक है। एक पंक्ति है, दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वही, दया से कृपा से क्षमा से रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। ये कहाँ से लिया हुआ है? पंडित गौरी दत्त ने लिखा है। किसके संदर्भ में? अपने उपन्यास के संदर्भ में, ठीक। मेरठ में सर्वसुख याद कर लीजिएगा। सर्वसुख नाम से एक अग्रवाल बनिया रहता था। मंडी में अड़हात की दुकान थी। अब दुकान किसकी थी? अड़हात की। और दुकान किसके हिस्से जाता है? मैंने बता दिया, बड़ा जो बेटा होता है दौलत राम, उसके हिस्से जाता है, ठीक। आसपास के गांव के लोग सौदा लेते इसी दुकान पर बेच दे जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता। और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पाता लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतरे आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दुख दूध पुत्र परमेश्वर का दिया सब कुछ था। किसके घर? सर्वसुख के घर। और इसने अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। किसे? सर्वसुख को, ठीक है। किससे मर गए थे? हैजे से मर गए थे। कब? 5 वर्ष पहले ही, जब वो 5 वर्ष का था तभी। चाचा ने पाला था, थोड़े ही दिन हुए होंगे
जब तो कुकड़ियाँ बेचा करते थे, चना चबेना करता, खांचा सिर पे लिए गलियों में फिरा करता था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली, जैसे कि मैंने बताया था कि क्या है, गौण पात्र है। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय काबली शहर के अमीरों की इनके यहाँ उच्चपात उठने लगी। अब देख पा रहे हैं कि किस प्रकार ये पूरी तरह से हिंदी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये आरंभिक हिंदी है, ठीक है। यहीं से क्या होती है, शुरुआत होती है, जिससे कि सुधार कब होता है विशेष रूप से सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी इस सारी चीज़ों को ठीक करते हैं, सुधार करते हैं, ठीक। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी कि अड़हात की दुकान हो गई, जहाँ तहाँ से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। बड़ा भला मानस था, अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्यदान में बहुत तो नहीं, किंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई। किसके संबंध में बात करी जा रही है? सर्वसुख की। पहले क्या हुई? 2 लड़कियां हुई। बड़ी लड़की का नाम क्या था? पार्वती। और छोटी का नाम क्या है? सुखदेई, ठीक है। ध्यान रख लेंगे, महत्वपूर्ण है। बड़ी का नाम क्या है? पार्वती। इसका विवाह कहाँ हुआ था? मैंने बताया था, दिल्ली में। छोटी का क्या नाम है? सुखदेई, ठीक है, सुखदेई। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए, फिर 2 लड़के और 2 लड़कियां। बड़े का नाम रखा दौलत राम, छोटे का नाम छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली ब्याही गई। कहाँ ब्याही गई? दिल्ली। छोटी लड़की की मंगनी बंसीधर कबाड़ी के यहाँ पर हुई थी। कहाँ छोटी लड़की की मंगनी हुई थी और कहाँ पर हुई थी? बंसीधर कबाड़ी के यहाँ। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसने कहा, अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में। अच्छा नहीं, एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सर्वसुख की माँ लाला बुलाकी दास हमारी बिरादरी में जो मदरसे का नौकर है। ये बुलाकी दास कौन है? ध्यान रख लीजिएगा, बुलाकी दास जो है वो मदरसे का नौकर है, ठीक। मदरसे में नौकर हैं। यूँ कहते हैं कि अपनी छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। क्या पढ़ाने की बात कर रहे हैं? अंग्रेजी। और किसे? छोटे बेटे को। छोटे बेटे का क्या नाम है? छोटे बेटे का नाम, सब छोटा था तो छोटे छोटे करते करते उसका नाम क्या हो गया? छोटे लाल। इसमें तेरी क्या सलाह है? किससे बात कर रहे हैं? सर्वसुख अपनी पत्नी से। दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा, मतलब दुकान पर रखूंगा। उसने कहा, अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरता है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था। उसकी माँ लड़ती हुई आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिश्रानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दो। क्या पढ़ने? नागरी पढ़ने, मतलब देवनागरी पढ़ने भेज दिया करो। और मोहल्ले की 5-7 लौंडियों के घर जाया करते हैं और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे हैं। और वह बड़ी बड़ी बात कहे थी कि सब सुखदेई पढ़ जाएगी, चिट्ठियाँ पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब किताब लिख लेगी और
उसके घर कभी एक मेम आया करे है, लौंडिया को देख हरी हो जा है, और उसका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा है। किस संदर्भ में बात की जा रही है कि जो उसकी छोटी बेटी है सुखदेई, उसको पढ़ाने के संदर्भ में बात की जा रही है, हिंदी पढ़ाने के संदर्भ में, ताकि अगर वो पढ़ लेगी तो क्या कर लेगी, घर का छोटा मोटा हिसाब रख लेगी, चिट्ठी पत्र लिख लेगी, है ना। आगे चलते हैं। सो छोटे तो मदरसा में बिठाए गए। मदरसा में छोटे लाल ने को क्या पढ़ाने के उद्देश्य से? अंग्रेजी। दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिश्रानी के यहाँ नागरी पढ़ने लगी। ध्यान रख लीजिएगा, सुखदेई जो कि छोटी बेटी थी, जिसकी मंगनी तय हो गई थी बंशीधर कबाड़ी वाले के यहाँ पर, किससे पढ़ती थी वो? मिश्रानी से। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे हैं। वह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज के दिन क्यों आए। इतने में ही वह आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हाव कहाँ? यह बोले, सुखदेई की माँ। ले बोले, क्या करे? जहाँ दौलत राम को टेवा गया है, तनी गाठ करने को नाई आया है, और झल्लाम जो कल खुजरे में आए थे यूँ कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सरा के नुक्कड़ पर परचून की दुकान है खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोककर कहने लगे कि भाई छोटे लाल, हमारा नसीबेवर है। गुड़ेगांव के तहसीलदार ने इनका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल कृपी के ताऊ गाड़ी में बैठ आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा से मिलने गुड़गांव आया था। सो पूछ रहे थे कि सर्वसुख अढ़ाती की छोटी बेटी क्या किया करे है। मैंने कहा, साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े है और होशियार है, सो उन्होंने अपना टेवा मांगा है। तुम मुझे दे दो, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है। वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करते हैं। अर्थात यहाँ क्या बात किया जा रहा है? यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो छोटे लाल हैं वो पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर कोई आया है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि विवाह के संबंध में बात हो जा रही है छोटे लाल की, ठीक है। और वो बोला जा रहा है कि अंग्रेजी पढ़ता है और बहुत होशियार है। और जो आए हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो वहाँ गुड़गांव के एक तहसीलदार की बेटी है, वो भी बहुत होशियार है, नागरी पढ़ती है और उसे खुद उनके पिता पढ़ाते हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रखा लो। आई हुई लक्ष्मी घर से नहीं फेरते और रुपया पैसा हाथ का मैल है। आगे लौंडिया लौंडे के भाग हैं। सो नाई तनी गाठ करके चला आ गया और 3 साल में विवाह की चिट्ठी ले आया। इन्होंने कहलवा भेजा कि अब के वर्ष हमारी लड़की विवाह की ठहर गई, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्री गुड़गांव मिली ही रही थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहाँ से कहलवा आई कि सर्वसुख जी के कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ बदली हो जाए, सो लड़की का विवाह इसी साल में करेंगे। इन्होंने कहा यहाँ से
कहलवा भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है। अभी तो 2 विवाह से निपटे हैं और इस साल में न केवल जूझती ही नहीं है, उसके अलावे साल अगले साल जैसे मुंशी जी कहेंगे वैसे करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई। बड़ी धूमधाम से लाला जी ने बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाहवाही रही। जब बहू घर आई बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ कहने लगी, ले बहिन, बहुड़िया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती बहू करती पाव पड़ू हूँ जी। वह कहती बहुत सीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रह। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती तब वह ऐसे मीठी बातों से जवाब देती कि प्रसन्न हो जाती। बिना बातों नहीं बोलती, चुपके बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। किसके संबंध में बात की जा रही है? ये छोटे लाल की पत्नी आनंदी के संबंध में बात की जा रही है। ठीक है, कि बिना बात के कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप बैठी रहती थी और जब भी अवसर पाती तो पोथी लेके मैंने कोई पुस्तक लेके बैठ जाती थी पढ़ने। मोहल्ले और बिरादरी की बवर बनियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। किसके संबंध में बात हो रही है? आनंदी के संबंध में, जो कि छोटी बहू है। कोई कहता बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नायन है वह कहे है कि इसने सीना पिरोना भी आवे है और अच्छी भली फुलकारी भी काढ़े है। कौन? जो उसके साथ एक नायन आई थी वो कहती कि ये केवल पढ़ने में ही तेज नहीं है बल्कि इसको क्या आता है, सीना पिरोना भी आता है और फुलकारी भी बना लेती है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। ननद भावजे का बड़ा प्यार हो गया। दोनों पढ़ी पीढ़ी मिल गई। दोनों सुखदेई भी पढ़ने जाती थी मिश्रानी के यहाँ पे और जो ननद आई छोटी वो भी पढ़ी लिखी, तो पढ़ी मिल गई। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई ना थी परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करती थी। इसने अपनी पढ़ी हुई भनेलियों को बुलाया और उनका पढ़ना लिखना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलतराम विवाह के आए थे तो पट्टा फेरे करते आए थे। इसका कारण था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ ना था, विवाह ही में उघड़ गया। गौना क्या करेगा? सो तब से दौलतराम की बहू ज्ञानो ससुराल में ही थी। जो ज्ञानो थी उसके परिवार में भी कुछ नहीं था। एक तो वो अनपढ़ थी और उसके परिवार में भी कोई धन संपत्ति नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं। जब कोई बवर बानी बाहर की आती न तो बैठने को पीढ़ा देती और ना उसकी बात पूछती। माने कि जब कोई आता है तो हम लोग क्या देते हैं, उसको कुछ बैठने के लिए देते हैं, उससे बातचीत करते हैं। किंतु जो ज्ञानो है वो ऐसा कुछ नहीं करती थी और जो कुछ कहती भी तो ऐसे बोलती जैसे कोई लड़े है। उसकी बातें उसकी ऐसी थी कि ऐसा जान पड़ता था कि लड़ने को आतुर है। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती, हाँ जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती पर देवरानी को देख
फूकी जाती थी। माने जब कोई जो आनंदी है उसकी सराहना करता है दौलत राम की पत्नी का, तो क्या कहती थी कि वो तो अमीर की बेटी है और मैं गरीब बनिए की बेटी हूँ। और उससे क्या करती थी, ईर्ष्या भाव रखती थी। कौन? बड़ी जेठानी। और जभी से छोटी ननद ने भी जभी से छोटी ननद से भी जलने लगी। छोटी ननद से कौन? छोटी ननद कौन है? सुखदेई। क्यों जलने लगी उससे? क्योंकि अब छोटी ननद भी पढ़ी लिखी है और उसकी जो देवरानी आई है वो भी पढ़ी लिखी है, तो दोनों साथ में रहने लगे, इससे उससे भी जलने लगी ज्ञानो। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था ज्ञानों को, ठीक। और विवाह में बुलाई हुई आई थी और प्यार होने के कारण यह था कि वह भी लगावा बझावा थी, इधर उधर की थी। माने जो उसकी बड़ी बेटी सर्वसुख की बड़ी बेटी से लगाव का क्या कारण था? क्योंकि वो भी उसी तरह की थी, लड़ाका थी। इसी से उसको अपनी बड़ी ननद जो कि पार्वती है उससे बड़ा स्नेह था। अब बहू को आयो 8-10 दिन हुए गए होंगे कि उसका भाई राम प्रसाद मझौली लेके विदा कराने आया। राम प्रसाद मझौली आया विदा कराने अपनी बहन को। लाला सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों का रस्म होता है दे लेकर बहू को विदा कर दिया और बहू का भाई से चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुँचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह के 3 वर्ष हो चुके जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ के गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह दी। सुखदेई की माँ ने कहा मैं तो 5वें वर्ष करूँगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम में निबटे उसे निबटे, यह काम भी तो करना ही है और यह भी करना ही था। धी बेटी अपने घर ही अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई, अर्थात उसका भी विवाह कर दिया गया। तो वहाँ अपने कुनबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। पढ़ी लिखी थी वो, जहाँ विवाह करके गई सुखदेई जो कि छोटी ननद थी वहाँ गई, वो भी वहाँ पर भी जाके उसने वहाँ के अपने उम्र के लड़कियों को क्या करने लगी? पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लादने जाया करते था। वहाँ के बाबू से इनकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बापू जी हमारा छोटे लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करते हैं। वह कहे थे कि तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाए करे। बाबू ने कहा कल तुम हमारे पास दफ्तर भेजना। छोटेलाल अगले दिन वहाँ गया, बाबू को अपना लिखना पढ़ना सिखाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा तुम रोज रोज आया करो। यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसकी दफ्तर में 15 रुपए महीने पर नौकरी लग गई। किसकी? छोटेलाल की। क्या पढ़ा था उसने? अंग्रेजी पढ़ रखा था। तो पिता ने कहा कि मेरा जो बच्चा है अंग्रेजी मदरसे में पढ़ा है, ठीक है मदरसे में पढ़ा है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो बाबू होता है उसको रख लेता है और उसको काम उसका धीरे धीरे पसंद आने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है 15 रुपए की महीने पर वो नौकरी पे रख लिया जाता है छोटेलाल। इससे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अंबाले की हो गई। यह बाबू का काम किया कि करे था और साहब भी रोज देखा करे थे। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तुम 40 रुपये महीना पाओगे। जो बाबू इसको रखा था उसके क्या हो जाता, तबादला हो जाता है और उसके जगह पर छोटेलाल को नौकरी मिल जाती है। और कितने रुपए महीने पर?
40 रुपये। पहले कितना मिलता था? 15 रुपये, किंतु जब बाबू का तबादला हो जाता है तो कितना रुपया मिलता है? 40 रुपये पर रख लिया जाता है। जब छोटेलाल 15 ही रुपये का नौकर था तो इसके लाला गौना कर आए थे। अब गौनयाई अपने घर ही था। छोटेलाल इस बात से अपने मन में बड़ा मग्न था कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है और बड़ी चतुर है। प्रसन्नता थी छोटेलाल को, ठीक है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और बात परमेश्वर की दया से होती है और दोनों स्त्री पुरुष चित्त इस तरह मिल जाए, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी हो। यहाँ क्या कह रहे हैं कि दोनों स्त्री पुरुष अर्थात आनंदी और छोटेलाल दोनों एक दूसरे से प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि छोटेलाल भी पढ़ा लिखा था और आनंदी भी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, चतुर थी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को समझते थे, ठीक। लेकिन तो लेखक कह रहे हैं कि कहाँ बात नहीं मिलता है, कहाँ झमेला झगड़ा होता है, वहाँ होता है जहाँ मर्द पढ़ा लिखा हो और स्त्री बेपढ़ी हो, वहाँ पे झगड़े होने की संभावना है। किंतु यहाँ तो दोनों समझदार हैं। जब यह दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते हैं। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपना कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रखता कि कोई बात ऐसा ना हो जिससे उसका मन दुखे। कौन? छोटेलाल पूरा ध्यान रखता था कि ऐसा कोई बात ना कहे कि उसकी पत्नी का मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम ना करता। उसके लिए एक नागरी का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और आप थक जाता उससे कहता, लो तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इनको बड़ा ही आनंद होता। क्या होता कि पढ़ना तो वो जानती थी ही, हिंदी तो जानती थी ही, इसके साथ ही उर्दू और अंग्रेजी भी उसकी अखबारें की खबरें भी सुनाया करता। तो और स्वयं थक जाता तो आनंदी को दे देता था कि तुम सुनाओ। अब उनका घर तो ऐसा था जैसे और बनियों का हुआ करता है, पर इसमें अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लगा रखी थी, कलाई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरिया बिछा रखी थी। तस्वीर और फानूस भी लगा रहे थे। 2 कुर्सियाँ बड़ी और 2 कुर्सियाँ छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंग पर रेशम की डोरियों से चिही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। माने जो आनंदी थी, माफ़ कीजिएगा ज्ञानो नहीं, आनंदी थी, वो अपने घर को सजा सवार कर भी रखती थी, अपने रूम को, ठीक। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटेलाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी को बोली कि आओ जी तुम भी आओ। उसने कहा, अब ले मैं ना आती। ज्ञानो कह रही कि मैं ना आती। और लुगाइयों ने कहा, निगोड़ी अपने देवर का चौबारा देख ले ना। शर्मी उठा चली गई और चौबारा को देख अक्कधक्क रह गई। पहले तो वो जब आनंदी बुलाती है कि आइए मेरा चौबारा देख लीजिए, तो आती नहीं है पहले, किंतु अन्य स्त्रियों के कहने पर जब वो आती है तो सजा हुआ रूम देखकर हक्का बक्का रह जाती है, ठीक। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी थी। किसके संदर्भ में बात हो रही है? यहाँ ज्ञानों के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी थी। पिढ़ौल का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चिथड़े और एक तरफ नाज के मटके लग रहे थे। माने कुछ भी ज्ञानों के घर में, ज्ञानों के रूम में कुछ भी सजाया नहीं था, ठीक। एक तरफ उपला पड़ा हुआ है, एक तरफ दूसरे तरफ चिथड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ भी सजा धजा नहीं है।
इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम तो नीरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ भी ना था। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या, छोटे छोटे लाल की बहू किसी सुथराई और साफ कहाँ, आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवा था। आवे दिन भर लड़ा लो। क्या कि इसको छोटे लाल की बहू की जैसी साफ सफाई सुथराई तो कुछ नहीं आती थी, किंतु कि क्या आता था, पूरा दिन लड़वा लो ये इसको ठीक आता है। ठीक है। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ ना कुछ करती रहती थी। सुबह उठते ही बुहारी माने झाड़ू देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़े देर पीछे दौलतराम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने आते। जब वह खा लेते और सास जेठानी भी खा चुकती, तब पीछे से आप रोटी खाती। ठीक, सबको खिला पिलाकर खाना खाती थी। और जिस दिन दौलतराम की बहू रोटी करती, दाल में बहुत पानी डाल देती और कभी नून ज़्यादा कर देती और कभी डालना ही भूल जाती। जब ज्ञानो बड़ी बहू बना रही है तो रोटी बनाएगी किस प्रकार, रोटी सही नहीं बनता था। दाल पानी का दाल बनाती थी। ठीक है, उसमें कभी नमक ही नहीं रहता था और कभी कभी बहुत ज़्यादा ही नमक डाल देती थी। गांव कैसी मोटी मोटी रोटियां करती थी, मोटी मोटी रोटियां बनाती थी ज्ञानो। ठीक है, किसी को बहुत सेक देती तो कोई कच्चा ही रह जाता, इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूंकना पड़ता था। खाना अच्छा नहीं बनाती थी ज्ञानो जेठानी, इसलिए जो देवरानी है उसे ही खाना बनाना पड़ता था। वो खाना बनाती थी किस प्रकार, या तो रोटी जला हुआ है या तो इतना मोटा है। ठीक है, किसी को सेक दिए, किसी को एकदम कच्चा ही है, दाल में बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं नमक ही नहीं है, कभी इतना ज़्यादा नमक ही खाया नहीं जा रहा है। रात को पूरी पराठवा और तरकारी कर लिया करे थी। रात को क्या बनाती थी, पूरी पराठा और तरकारी माने सब्जी। दोपहर की रोटी खाने के पीछे घंटों 1.5 घंटा आराम करती। सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कलाबत्तू की बेली लगाना आदि से कई काम को जी चाहता ले बैठती। वो जो काम आता था, जिसमें सीनो पिरोना आदि उसको तो आता ही था, मोजे बुनना, फुलकारी काटना, जो भी कार्य उसको आता था, जब इन सब कार्य से फुर्सत पा लेती तो उसे लेकर बैठ जाती। कौन, जेठानी। ठीक, आगे देखते हैं। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियों 2 घड़ी को इसके पास बैठा करती थी। किसी को मोजे बुनना बताती तो किसी को पढ़ना लिखना सिखलाती और कभी भी अपना भी काम किए जाती। क्या करती, सब कुछ तो उसको आता ही था, पढ़ना लिखना से लेके मोजे बुनना आदि तक। तो सभी जो लड़कियां हैं वो इसके पास बैठी रहती थी, तो किसी को मोजा बुनना सिखाती। ठीक है, किसी को मोजा बुनना सिखा रही है, किसी को पढ़ना लिखना सिखा रही है। ठीक, और सबके साथ बैठी हुई है, लेकर के खुद भी कार्य कर रही है और दूसरे को भी करवा रही है। ठीक है, जब 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पेन को पता नहीं क्या हो गया। जब कभी इस काम से मन उछटता
तो अपनी पोथी में से सहेलियों और भनेलियों की कहानी सुना सुनाकर कभी रुलाती, कभी हंसाती और कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती। तो भागवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाते हैं। किसके संबंध में बात की जा रही है? ये देवरानी आनंदी के संबंध में। ठीक, जब ये सब कार्यों से मोजे बुनना आदि पढ़ने लिखने से मन उचट जाता तो क्या करती? चर्चाएं छेड़ देती थी। ठीक है, और अन्य अपने जो सहेलियां थी उसकी चर्चा करके कभी हंसती कभी रोती और भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ निकालती थी कि क्या होते थे, सब मोहित और चकित रह जाते थे। एक दिन एकादशी, जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी व कोई तिथि पर्व होती और सीना पूरा न होता, उस दिन तुलसीराम और सूरदास के भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाते हैं। किस किस के संदर्भ में बात की जा रही है? एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी के संबंध में। ठीक है, उस दिन क्या करती थी? ऐसे ऐसे पद सुनाती थी कि सब प्रसन्न होते हैं। रात को जब व्यालू कर चुकते यह अपने चौबारे में चली आती और रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसती बोलती रहती थी अपने पति के साथ। ठीक, सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मड़वाड़े में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्वसुख के दुकान पर मिलने गया। राजी सुखी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला के नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल के बहू ने पहले आप चिट्ठी पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इसे सुना दी। कौन भेजता है? सुखदेई भेजती है। ठीक है, सुखदेई कौन है? उनकी सर्वसुख की छोटी बेटी है। ठीक है, वो भेजती है किसको? अपनी भावज को भेजती है, अर्थात देवरानी को भेजती है। क्या क्या भेजा है चिट्ठी में? स्वास्ति श्री सर्वोपम योग्य। ये पहले इसी प्रकार चिट्ठियां लिखा करते थे लोग। ठीक है, उसका एक नमूना देख लीजिए। स्वास्ति श्री सर्वोपमा योग्य बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदाई जी का राम राम बाँचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वाले से राज खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब से मुझे आए बहुत दिन हुए तुमसे मिलने को जी चाहता है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुलवा ले। यहाँ से मेरा जी उचट गया है। लाला जी से माँ पूछ देगी जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथों भेज देना। ज्ञानचंद जो कि भांजा आया था, उसी के हाथों चिट्ठी भिजवाई थी सुखदेई ने। ठीक है, नथ बन गई हो अर्थात नाक में पहनने का नोज पिन जिसको बोलते हैं। और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है, थोड़े दिन के लिए भेज देना, जब मैं आऊँगी तो लेते आऊँगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिश्रानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और भनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर लिखकर भेजना। थोड़े दिन को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति नरगसिर बंदी 1 सितंबर 1925। ये समय है
उस समय का। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुनकर कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो। लौंडियों को कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को चिट्ठी लिख गई। सुखदेई की अब माँ जो कह रही है वो चिट्ठी क्या भिजवा रही है उसकी माँ। स्वास्थ्य श्री सर्वोपमा योग्य बीबी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी जी का राम राम बाँचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे। वह लौंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया कि भाई तू ही लौंडिये को जाके ले आई हो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया था, उसमें कुआं तो बन गया है, सिवाला बन रहा है। जिस सुनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी वह सुनार लेके भाग गया। सुनार ही लेके भाग गया उसका नथ। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा कर तुम्हें भेज देंगे। तुम्हारी भनेली रामदेई मेरे पास रोज़ रोज़ फुलकारी सीखने आया करती थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित्य दिन याद कर लेती थी। जिठानी जी के स्वभाव को तुम जानती ही हो। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी। 3 दिन से वह नहीं आई। जो 2 घड़ी जी बहला रहे थे सो यह भी ना देखा सकी। फुलकारी का ओन्ना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज दिया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरा राम राम अपनी सासू और भनेलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशीर सुदी 2 सितंबर 1925। यह चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेई के भांजे के हाथ भेज दी गई और जबानी भी कहलवा दी गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौंडिये को लेने भल आवेंगे। ऐसा ना हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यह दौलतराम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काढ़ती, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठती। और उसकी बहू, दौलतराम की बहू कि उठकर क्या करती, गोबर पाथती और नहाती धोती भी नहीं थी, चरखा लेकर बैठ जाती थी। कभी कभी दाल दलती, अनाज फटकारती, आटा छानती, 10-10 और 20-20 मन नाच दुकान से इकट्ठा आ जाया करता। उसे अकेली बोरियों और कट्टों में भर देती। माँ को बहुतेरा करे थी पर वह स्वाद बहुत रखे थी। और सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। सीना पिरोना, चरखापुनी और मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सकते, इसीलिए कि उसने बाप के घर में किए नहीं थे, ठीक। परंतु उससे 10 गुना अच्छे काम कलाबत्तू और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घर भर पीसा 2 पैसे का हुआ। वह 8 आने रोज का कढ़ावत का काम कर लेती थी। क्या होता था कि
बांट दिया था। उनकी माँ ने सबको अपना अपना कार्य बांट के रखा था, ठीक है, कि ये तुम्हारे हिस्से है, ये तुम्हारे हिस्से। जिस प्रकार जिसकी योग्यता थी उसको उसने उसी प्रकार बांट रखा था, ठीक है। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती, इस जैसी इसकी भी दो एक भनेलिया थी, सो कोई ना कोई इसके पास बैठी रहती। भनेलिया माने सहेलियाँ, ठीक है। यह देवरानी का ही झिनका झिनकाती, सासू का खोट बतलाती, और मेरी सास बड़ी दोजन्य है, छोटी बहू क्या करती, शिकायत ही बतियाती, ठीक है। अपने सासू की शिकायतें बात करते रहती थी अपनी सहेलियों से। छोटी बहू को जो भी आधी बात कहे है, जो लड़ने को उठे हैं, खुद ही लड़ती थी, किंतु अपनी सहेलियों क्या बता रही है कि उसको जो भी कहो लड़ने आ जाती है। ससुर जी मेरी रात दिन कटनी करे है, यो कहे है कि यह तो अच्छी रोटी करे है, बहन जिस पे जैसे आती होगी वैसी करेगी। क्या कह रही है, एक तो रोटी उसको बनाना आता नहीं था, किंतु क्या कर रही है, शिकायत कर रही है। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचोटी है, मेरे देवर 70 चीज़ें लावे हैं, दोनों दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलाती। छड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेकर आई, सो मैंने तो फेर दिया, हमें तो जैसा मिलना खा लिया। मेरे देवरानी छटांक भर पक्का घी दाल में डाल के खिलावे हैं। इस प्रकार के नित्य चुगली करती थी। क्या करती थी, एक तो अपने सास दामाद की बुराई, सास और ससुर की बुराई करती थी, साथ में अपनी जो देवरानी है उसकी बुराई करती थी। ये उसके पति बहुत से सामान लाते हैं, कुछ देती नहीं है। और एक बार क्या लेके आई थी, मूंग की दाल लेके आई थी, किंतु मैंने क्या किया था, उसको लौटा दिया था, फिरा दिया था। इस प्रकार की नित्य चुगलियाँ करती और अपनी देवरानी को सुना सुनाकर चरखा काटती जाती। ताने मेहने और बोली ठोली मारती जाती कि ले पीसे कोई और खावे कोई। कोई ऐसी लुगाई जी होगी और पीसना नहीं जानती होगी, सो ऐसो मेहनत नहीं होती। क्या कह रही है, जैसा कि सास ने बांट रखा था कि जो पिसाई वगैरह कार्य है वो गानों करती थी, ठीक, तो करती थी, किंतु साथ में बोलती भी चलती थी कि कौन है ऐसा जिसको ये कार्य नहीं आता है, ठीक। एक तरह से ताना सुनाते चलती थी अपनी देवरानी को, ठीक है। देवरानी चुपकी सुना करती, देवरानी चुपचाप सुन लेती थी, कभी कुछ ना कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने बोली ठुठोली की बात मत कहा करो, इससे घर की बदनामी होती है। छोटी थी जो देवरानी थी वो समझदार थी, तो उसने कहा था कि बाहर की स्त्रियों के सामने मत बोला करो, इससे क्या होता है, घर की बदनामी होती है। इसके पीछे ऐसे 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया। क्या, फिर उससे लड़ने लगी थी और बोली, अब चल तो तेरी जेठानी है, उससे कहा, छोटा मुंह और बड़ी बातें, आप मेरी बड़ी बन के बैठी हैं और कुछ मुंह में आया कहती रही। क्या, जो मुंह में आता है उसके बाद कहती रहती है जेठानी। वह बेचारी चुपके होकर चली आई। सास ने कहा, अरे तू क्यों बोली थी? उसने कहा, अजी मैंने तो उसके भले की बात की थी। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावतें हैं कि अपना मरण जगत की हंसी, ठीक। जब वो उसकी सास जब सुनती है तो वो कहती है कि क्यों कही थी,
तुमको कहना ही नहीं था, तुमको पता है कि कैसा स्वभाव का है ना, कि किस प्रकार के स्वभाव की है। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्या प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़। रोज रोज के सिखाने भकावे से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। और रात को दौलत राम से क्या करती थी, शिकायतें करती रहती थी। तो इससे क्या हुआ कि वह भी माँ से लड़ने लगा, ठीक है, देवरानी से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने यह देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो, मैं छोटी बहू में रहूँगी, तुम्हारी तुम जानो। जब रोज की अनबन से उसकी माँ परेशान हो जाती है और क्या कहती है कि अलग कर दो और मैं किस में रहूँगी, छोटी बहू में रहूँगी, तुम अपना तुम जानो, तुम किस में रहोगे। ऊंच नीच सोच के, इसको पढ़ने में थोड़ा समय लग रहा है, आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि थोड़ा हिंदी में नहीं है, हिंदी में है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा अजीब सा लैंग्वेज है, ठीक है। ये हिंदी का आरंभिक रूप है, इसलिए इस प्रकार है। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर तक यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूँगा। उसकी जो सर्वसुख कहाँ खाएगा, सर्वसुख बड़ी बहू में खाना खाएगा और उसकी पत्नी, सर्वसुख की पत्नी छोटी बहू में रहेगी। अपना सिर पढ़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर की लुगाइयों में लड़ाई हुआ करती है, तो उसने अपने बड़े बेटों को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगा दिया और घर तीन तेहर कर दिया। घर तीन तेहर करना ये मुहावरा है, ठीक है। घरवाली बोली, अजी जब अपना ही पैसा खोटा है तो परसन वाले को क्या दोष दे। जग में अरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान छोटे राम को दे दिया और सब जगह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान में आती दोनों में आधी आधी बढ़ जाती, अर्थात दोनों घर का बंटवारा हो गया। जो भी चीज़ आता वो क्या होता, आधा आधा बांट दिया जाता था, ठीक है। जब खबर गुड़गांव पहुंची तब लाला सर्वसुख की यहाँ औरतों में लड़ाई होती थी, सो उन्होंने अपने बेटे को जुदा कर दिया। तो तहसीलदार ने अपनी बेटी के यहाँ चिट्ठी लिखी। जब ये गुड़गांव की थी छोटी आनंदी, ठीक है, जो समझदार थी, जब ये तहसीलदार के पास बात पहुंची तो उसने चिट्ठी लिखी है अपनी बेटी को। चिट्ठी में क्या लिखा है देख लीजिए। स्वास्ति श्री सर्वोपमा योग्य बीवी आनंदी जी, यहाँ से राम प्रसाद जी, समस्त बाल गोपाल की राम राम बाँचना। यहाँ क्षेम कुशल हैं, तुम्हारी क्षेम कुशल पहुँचते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करती है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम आनंदी का भाई है, ठीक। गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़ा भाई राम प्रसाद, बड़ा भाई का नाम, आनंदी के बड़े भाई का नाम राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। वकालत का इम्तहान कौन दे रहा है, बड़ा भाई आनंदी का, क्या नाम है, राम प्रसाद। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मादी है और जब ही से उसका पढ़ना लिखना छूटा है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। ये कौन कह रहा है,
आनंदी के पिताजी लिख रहे हैं, जो तहसीलदार थे, कि मैं तुमसे तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न होंगे। तुम्हारा पढ़ना लिखना इम्पॉर्टेंट लाइन है। तुम्हारा पढ़ना लिखना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के तुल्य जानना, ननंद और जेठानी को अपनी बहन से अधिक मानना, और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथमतः कठिनता मालूम हुआ करती हैं, और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन में होता है और ससुराल में जाकर नए तौर तरीके देखती हैं। वो कह रहे हैं तहसीलदार, जो कि आनंदी के पिता हैं, कि मैं तुमसे तभी खुश होऊंगा जब तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे खुश होंगे। तुम्हारी ननद जेठानी को तुम क्या मानोगी? बहन मानोगी। ठीक है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही कटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से में अपना कुटुंब में गुजारा करना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों का धर्म है। क्या है धर्म? संतोष रखना, ठीक है, सबसे मीठा बोलना, अपने आप को तुच्छ मानना, ठीक है, ये सारी अच्छे कुल की बेटियों का धर्म बताया गया है। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने के प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब में तुमको सीना पिरोना का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसे महात्मा लिखा है, अर्थात जो बातें तुम्हें आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी मत्ती पौष शुद्धि 6 संवत 1925। ये पिता उसके लिखते हैं चिट्ठी में। यह चिट्ठी छोटेलाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदे होने के 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। दौलत राम की कौन होती है? एक लड़की होती है। इधर उसी दिन पाहुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी अनंत चौसद के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारे देहवती हुई है। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़कर लाला ने दौलत राम से कहा, ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया, यह चिट्ठी माँ को सुनाई आ। दौलत राम की लड़की की छठी तो हो चुकी थी। दसूठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब उस दिन दौलत राम के ही घर खाया था। दोपहर को दुकान से एक फलेदार चिट्ठी लेकर आया और बोला, लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दी और एक आना महसूल कर दिया। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडी का बसंत पंचमी का विवाह है। बड़ी लौंडिया बसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले एक भात नौतने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करनी है। पार्वती की बड़ी लौंडिया का बसंत पंचमी में विवाह। पार्वती कौन है? सर्वसुख की जो बड़ी बेटी है उसका क्या नाम है? पार्वती। ठीक। घर वाली बोली कि सुखदेई को छुच्छक भेजना है।
फिर ऐसा ही दो चार गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटेलाल के घर में भी लड़की वाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह साध भेज दे। धौन भर पक्के लड्डू, 5 तियलबागे, 5 गहने, 5 मूंग और चावल, 1 रुपया नगद छुच्छक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। ठीक। गुड़ की थैली देकर बोली कि विवाह को सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीबी छोटेलाल की तो छुट्टी नहीं है, दौलतराम भात लेके आवेंगे और विवाह के दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलतराम लेके दिल्ली जा पहुंचा। उसी दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, नथ, बिछुआ, छन, पछेली, सोने मूंगे की माला, पायजेब, सोने की हैकल, सोने की बाजू, पचलड़ा और 9 नगे पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी 21 तियल भरी 11 बर्तन और 1 दोसला और 1 रुमाल आदि सबको दिलाके पार्वती के ससुर के हवाले किए और एक भात ले हौंडी पर पहुँचे थे। पार्वती 10-20 स्त्रियों के साथ लिए गीत गाती हुई भात आरता करने आई थी। वह दौलतराम को जो कोई पूछता यह साहब कौन है तो कहती यह भाती है। ठीक। आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आगे हम पढ़ेंगे इस उपन्यास को। ठीक। कैसा लगा आपको यह उपन्यास आप लोग बताइए कमेंट में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।